गुलनाज बाई हमदान की तरफ देखते हुए चिल्ला रही थी, मगर वो तो इत्मीनान से सीने पर हाथ बांधे खड़ा था। क्या ये सच है मिस्टर, आपने एक 17 साल की लड़की से निकाह किया, वो भी जबरदस्ती? इंस्पेक्टर के सवाल पर हमदान हल्का सा मुस्कुराया। अगर मैं कहूँ किया है तो हमें आपको अरेस्ट करना होगा, इंस्पेक्टर ने साफ सीधी तरह कहा। ठीक है, कर लें, लेकिन क्या होगा इससे? ज्यादा से ज्यादा जेल जाऊंगा, वकील को कॉल करूंगा और 2 घंटों में बेल पर छूट जाऊंगा। लेकिन अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं ना कि पुलिस को बुलाने से ये रिश्ता खत्म होगा, तो ये बस इनका ख्वाब है। इस रिश्ते का तो अल्लाह मुहाफिज है, हम में से एक की सांसें रुकने पर ही खत्म होगा। हमदान गुलनाज बाई को देखते हुए शिद्दत से कह रहा था, इंस्पेक्टर तुम इसकी बातें मत सुनो और लाओ मेरी बेटी को मेरे पास। गुलनाज गुस्से से चिल्लाई, लेकिन हुस्ना ने आगे होकर हमदान का हाथ पकड़ा था। किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की मेरे साथ, अपनी मर्जी से किया है मैंने ये निकाह। हुस्ना ने घबराते हुए कहा, वो अब किसी की अमानत होकर इस गंध में वापस नहीं जाना चाहती थी। नहीं कर सकती तुम मेरी मर्जी के बगैर निकाह, बालिग नहीं हो जो अपनी मर्जियां करती फिरो, समझी? अभी के अभी वापस चलो तुम मेरे साथ। गुलनाज ने आगे होकर हुस्ना का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन हमदान इसकी ढाल बनकर आगे हुआ था। मेरी बीवी को छूने से पहले 1000 मर्तबा सोच लेना, कहीं नुकसान ही ना उठाना पड़े तुम्हें। हमदान ने दांत किचकिचा कर कहा और इंस्पेक्टर की जानिब मुड़ा। नाबालिग लड़की का निकाह नहीं हो सकता, कानून है ये, लेकिन क्या इसे बेचा जा सकता है? इस पर कोई कानून नहीं। हमदान के सवाल पर गुलनाज बाई का सांस इसके सीने में अटक चुका था। कहना क्या चाहते हैं आप? इंस्पेक्टर ने हैरत से पूछा। कहना क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इतना कहकर हमदान ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और इस पर एक वीडियो चलाकर इंस्पेक्टर के सामने की, जहां गुलनाज बाई हमदान के भेजे गए आदमी से हुस्ना का सौदा कर रही थी और इसकी कीमत वसूल कर रही थी। मेरा नहीं ख्याल अब मजीद मुझे कुछ कहने की जरूरत है, आप बेहतर जानते हैं, हमदान ने इंस्पेक्टर को कहा जो अब गुलनाज बाई को घूर रहा था। मैं नहीं चाहता कि इन पर कोई केस करूं, क्योंकि अपनी बीवी को मैं अदालत का चेहरा भी नहीं दिखाना चाहता। वो एक इज्जतदार बीवी है। बस इतना कहूंगा कि ये लड़की अब बीवी है मेरी, जिसकी जानिब उठने वाली हर आंख नोच लूंगा। इसलिए यहाँ आने से पहले 1000 मर्तबा सोच लेना। हमदान ने गुलनाज बाई को बुरी तरह से घूरते हुए धमकी दी और इंस्पेक्टर को वहां से जाने का इशारा किया, जो गुलनाज बाई को खींचकर वहां से ले जा चुके थे। हमदान मुड़ा तो इसकी नजर हुस्ना पर पड़ी, जो नम आंखों से इसे देख रही थी। आपका शुक्रिया मेरी हिफाजत करने के लिए, हुस्ना ने सर झुकाकर कहा। हमदान ने इसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर किया। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, मैंने अपनी मलकियत की हिफाजत की है हुस्ना, और ऐसा आज ही नहीं मैं हमेशा करूंगा। हमदान ने मुस्कुराकर कहा और इसके माथे पर अपने होंठ रखे तो हुस्ना की हथेलियां पसीने से नम हुई थीं। चलो अब इस मकान में चलते हैं हुस्ना, जिसमें मैं और तुम मिलकर घर बनाएंगे। हमदान ने नरमी से कहा तो बेसाख्ता तौर पर हुस्ना की आंखें नम हो गई। रो क्यों रही हो? क्योंकि अब मुझे आज यकीन हो गया है कि अल्लाह हमारी इल्तिजा कभी नहीं ठुकराते, बल्कि मुनासिब वक्त आने पर इसे कबूल करते हैं। हुस्ना अपने आंसू पोंछ कर बोली और मुस्कुराकर कमरे में चली गई। हमदान भी मुस्कुराते हुए इसके पीछे चल दिया। शहर ने सारा दिन बीजान के साथ गुजारा था, कभी इनको अपनी बातें सुनाती और कभी इनकी खिदमत में लग जाती। न जाने क्यों बीजान के आने पर शहर को लगने लगा था कि वो तन्हा नहीं। चलो शहर, अब बहुत रात हो गई है, अब अपने कमरे में जाओ तुम। बीजान की बात पर शहर सर झुकाकर बेचैनी से अपने हाथ मसलने लगी। नहीं बीजान, आपको अकेला कैसे छोड़ूं, मैं आपके पास ही सोऊंगी। बीजान ने इसे हल्का सा घूरा। बिल्कुल नहीं, मुझे आदत है अकेले सोने की और मैं नहीं चाहती कि तुम साहिर से दूर रहो। तुम्हें इसके साथ वक्त गुजारना चाहिए मेरा बच्चा, और तुम मुझसे चिपकी हुई हो। चलो अब अपने कमरे में जाओ। लेकिन बीजान, जाओ शहर। बीजान ने अब की बार थोड़ा सख्ती से कहा तो शहर बेबसी से उठकर कमरे से बाहर आई और फिर घबराते हुए साहिर के कमरे में दाखिल हुई। साहिर जो अपने सर पर मौजूद जख्म पर पट्टी कर रहा था, शहर को वहां खड़ा देखकर मुस्कुरा दिया। क्या हुआ शहर, कुछ चाहिए क्या तुम्हें? शहर इस सवाल पर अपना सर मजीद झुका चुकी थी। नहीं, वो बीजान ने मुझे यहाँ भेजा है, कह रही थी कि अपने कमरे में जाओ। यानी तुम इसे अपना कमरा मानती हो? साहिर के सवाल पर वो बुरी तरह से बुखलाई थी और इसकी बुखलाहट देखकर साहिर मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। ये तुम्हारा कमरा ही है शहर, तुम यहाँ जैसे चाहे रह सकती हो। अगर तुम्हें मुझसे परेशानी हो रही है तो मैं बाहर चला जाता हूँ। साहिर की बात पर शहर ने बस हल्के से इनकार में सर हिलाया। नहीं, मैं नहीं चाहती कि बीजान आपको बाहर देखें और कुछ गलत समझें, आप यहीं सो जाएं। शहर ने नरमी से कहा और आकर सोफे पर लेट गई। शहर, सोना है तो बेड पर सो, सोफे पर मैं सो जाऊंगा। नहीं, आपको चोट लगी है, मैं नहीं चाहती आपको दर्द हो। आप आराम से सो जाएं, मैं ठीक हूँ यहाँ। शहर ने तकिया सर के नीचे रखा और खुद पर चादर लेटते हुए कहा, जबकि साहिर बस खामोशी से इसके मासूम चेहरे को देखता जा रहा था। वो मैंने आपको शुक्रिया कहना था बीजान को यहाँ लाने के लिए, शहर ने आहिस्ता से कहा। अच्छी बीवियां शोहर को शुक्रिया नहीं कहती हैं, बल्कि मियाँ की बात से खुश होकर। वो साहिर की शरारत से बात कर अधूरी छोड़ दी। वो
सहर ने इसे गहरी निगाहों से देखते हुए पूछा। साहिर मुस्कुराए बगैर ना रह सका। रहने दो सहर, फिर कभी बताऊंगा, अभी बताया तो खफा हो जाओगी मजीद मुझसे। साहिर ने शरारत से कहा और सहर इसकी बात ना समझते हुए इसे नजरअंदाज करती सोने की कोशिश करने लगी। जब साहिर को यकीन हो गया कि वो सो चुकी है तो साहिर इसके पास आया और बहुत देर इसे देखता रहा, अपने दिल को इत्मीनान पजीर करता रहा था। फिर इसे नरमी से बाहों में उठाकर बेड पर लाया और इंतहाई मोहब्बत से इसका सर चूमता इसे अपने आगोश में लेकर सो चुका था। हमदान इसे अपने घर लाया था जो बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन इंतहाई नफीस और खूबसूरत सा घर था। हुस्ना अभी तक इसकी सुबह की कही जाने वाली बातों को लेकर हैरान थी। क्या सच में कोई इस कदर अच्छा हो सकता है कि किसी को जाने बगैर सिर्फ दो बोलों की बिना पर एक इंसान को अपनी अमानत समझ ले? क्या हुआ, कुछ पसंद नहीं आया क्या तुम्हें जो यहाँ खड़ी हो? हमदान की आवाज पर हुस्ना चौंक कर उछल पड़ी और मुड़कर इसे देखा जो ट्राउजर शर्ट में मलबूस काफी खूबरू लग रहा था। वो मैं आपका इंतजार कर रही थी, हुस्ना ने हाथ मसलते हुए कहा तो हमदान मुस्कुराकर इसके करीब आया और इसके हाथ अपने हाथों में थाम लिए। जानता हूँ कि तुम हमारे रिश्ते को लेकर घबराई हो, लेकिन फिक्र मत करो हुस्ना, अब मैं तुम पर इस रिश्ते का कोई दबाव नहीं डालने वाला। एक तो तुम बहुत छोटी हो और दूसरा मैं भी यही चाहता हूँ कि पहले हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लें। हुस्ना ने हैरत से इस आदमी को देखा जो इख्तियारात होते हुए भी इसे अपने हकूक से आज़ादी दे रहा था। मैं यही चाहूंगा कि तुम किसी भी परेशानी से आज़ाद होकर जिंदगी गुजारो, जो दिल में आए करो, जब तक तुम थोड़ी बड़ी नहीं हो जाती, लेकिन बस खुद को मेरी अमानत समझकर। हमदान ने शरारत से इसकी नाक दबाकर कहा तो हुस्ना बेसाख्ता तौर पर मुस्कुरा दी। फिर क्या आप मेरा कॉलेज में एडमिशन करवाएंगे? तुम बस ये बताओ कि तुम कौन से कॉलेज में पढ़ना चाहोगी, हम कल ही वहां जाकर तुम्हारा एडमिशन करवा देते हैं। हमदान ने नरमी से कहा तो हुस्ना ने इसका हाथ पकड़ा और अकीदत से अपने होंठ इसके हाथ पर रख दिए। आप बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हैं, मैं नहीं जानती कि आपका कर्ज कैसे उतारूंगी। इसकी बात पर हमदान बस हल्का सा मुस्कुराया। बस इतना करो कि इसे कर्ज नहीं मेरा फर्ज और अपना हक समझो, बाकी तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, कोई मेरी बीवी की जानिब आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। हमदान ने इसका गाल थपथपाकर कहा और बेड पर बैठकर अपना लैपटॉप खोल लिया। हुस्ना भी इसके पास बैठी थी। अगर आप बुरा ना माने तो आपसे कुछ पूछूं? हमदान ने लैपटॉप पर नजरें जमाते हुए कहा। आपने मेरी मदद क्यों की? कोई तो खास वजह होगी इसके पीछे। हुस्ना के सवाल पर हमदान पहले तो खामोश रहा, फिर इसे देखते हुए आहिस्ता से बोला, क्योंकि मेरी माँ भी इसी जगह का हिस्सा थी हुस्ना। वहां से आजादी के लिए बहुत से लोगों से मदद मांगती थी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। फिर मेरे पैदा होने पर खुद ही हिम्मत हार के वहां से आजाद हो गई। वो चाहती थी कि मैं बड़ा होकर किसी भी लड़की को वहां का कैदी बनते हुए ना देखूं। वो चाहे कैसी भी हो और कुछ ना सही तो इसे इंसान ही समझ लेना। हमदान के सपाट से अंदाज में कहने पर हुस्ना की आंखें नम हो चुकी थीं। ये मेरा वो माजी है हुस्ना जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन तुम्हें ये जानने का हक है क्योंकि हमारा ताल्लुक जिस्मों का नहीं रूहों का है। हुस्ना ने मुस्कुराकर इसे देखा। चलो अब सो जाओ, कल तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। क्या सरप्राइज? ये तो तुम्हें कल ही पता चलेगा बेगम, अभी बस आप आराम से सो जाएं। हमदान ने इसका गाल थपथपाकर कहा और फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया, जबकि हुस्ना अपने आने वाली जिंदगी के मुतालिक सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। सुलेमान साहब अंधेरे कमरे में खामोशी से बैठे अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे थे। कभी वो वक्त था कि सुलेमान खान एक गरीब इंसान था जिसे कोई भी नहीं जानता था, और आज वही सुलेमान खान एक ऐसी ताकत बन चुका था जिसे पूरी दुनिया जानती थी। इतनी दौलत इसने हासिल की थी कि दुनिया इसकी किस्मत पर रश्क करती थी, लेकिन आज इन सब का क्या फायदा हुआ? सब होते हुए भी आज इसके हाथ में कुछ न था। अपनी जान से ज्यादा चाहने वाली बीवी को इस दौलत की हवस में वो खो चुका था, और बेटा इससे इस कदर नफरत करने लगा था कि इसकी शक्ल देखना भी गवारा ना करता था। आज मगरूर सुलेमान खान को अपना आप बहुत ज्यादा हकीर लग रहा था। इसे मेहर का रोना गिड़गिड़ाना याद आ रहा था, लेकिन तब इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी जो कि गरूर की थी, वो आज उतर चुकी थी। माफ कर देना मेहर, हो सके तो मुझे माफ कर देना, सुलेमान खान ने फूट फूट कर रोते हुए कहा। तभी अचानक एक दर्द इनके दिल में उठा था। वो मगरूर शख्स तन्हाई में ही तड़पने लगा, लेकिन इसे देखने वाला कोई न था। वह इस दौलत को पाने की चाह में अपना सब कुछ लुटाकर तन्हा ही इस दुनिया से जा चुका था। सहर घबराते हुए कमरे में दाखिल हुई तो सबसे पहले इसकी निगाह साहिर पर पड़ी, जो अपना चेहरा हाथों में छुपाए रो रहा था। सुबह ही तो इनको खबर मिली थी कि सुलेमान साहब कल रात हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से चले गए थे। कल शाम को ही वो सब इनकी तदफीन करके सुलेमान विला वापस लौटे थे। सहर को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह वो साहिर का सामना करे, इसे कैसे दिलासा दे। बहुत हिम्मत करके वो आगे बढ़ी और अपना हाथ साहिर के कंधे पर रखा। साहिर, इसको पुकारते हुए सहर की अपनी आवाज भी नम हो गई थी।
अचानक ही साहिर ने इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और इसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया। इसकी हरकत पर पहले तो सहर घबरा गई, लेकिन फिर अपनी गर्दन पर आंसू महसूस करके वो साकित हो गई थी। मैं नाराज था इनसे सहर, बहुत नाराज, और देखो अपनी बदतमीजियों की माफी भी मांगने का मौका नहीं दिया इन्होंने। साहिर की नम आवाज पर सहर ने अपनी आंखें मजीद रवानी से बहने लगी। वो जैसे भी थे सहर मेरे बाबा थे। मैं इनको ये भी नहीं बता पाया कि वो सब मेरा गुस्सा और नाराजगी थी, नफरत नहीं। अब मैं उन्हें कभी भी ये नहीं बता पाऊंगा। सहर ने अपना हाथ उठाकर इसके गिर्द लपेट लिया। प्लीज साहिर, आप रोए नहीं, वरना अंकल की रूह को मजीद तकलीफ होगी। सहर ने आहिस्ता से कहा। तो क्या करूं सहर, मैं क्या करूं, कैसे माफी मांगू इनसे? इस सवाल पर पहले तो सहर खामोश हो गई, फिर कुछ देर बाद सोचकर बोली, इनकी कब्र पर जाइएगा, दुआए मगफिरत करिएगा इनके लिए। माँ बाप के मरने के बाद भी उन्हें अपनी औलाद कभी नहीं भूलती। इनकी रूह आपको जरूर माफ कर देगी। साहिर ने अपना चेहरा इसकी गर्दन से निकाला और नम आंखों से मुस्कुरा कर इसे देखा। सारी जिंदगी नवाफल पढ़कर गुजार दूं सहर, तो भी तुम्हें पाने का शुक्र अदा नहीं कर सकता। साहिर ने मोहब्बत से इसका गाल हाथ में थाम कर कहा तो सहर जल्दी से इससे दूर हुई। वो मैं पूछने आई थी कि क्या मैं बीजान के पास सो जाऊं, आज इनकी तबीयत ठीक नहीं। साहिर ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, यही बेहतर है, तुम इन्हें अकेला मत छोड़ना। सहर ने हाँ में सर हिलाया और वहां से जाने लगी। फिर न जाने इसे क्या ख्याल आया कि मुड़कर साहिर को देखने लगी। आप भी अपना ख्याल रखिएगा साहिर, और रोइएगा मत, वरना अंकल की रूह ज्यादा बेचैन होगी। साहिर ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया तो सहर बीजान के कमरे में आ गई, जिन्हें अभी डॉक्टर नींद की दवाई देकर गया था। हमदान और हुस्ना थोड़ी देर पहले ही सुलेमान विला से वापस आए थे। हमदान ने तो सोचा था कि हुस्ना को शहर से मिलाकर इसे सरप्राइज देगा, लेकिन सुबह होते ही सुलेमान साहब की मौत की खबर सब पर बिजली की मानिंद गिरी थी। सुनिए, हुस्ना की आवाज पर हमदान ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। सुनाइए। इसके इस तरह से कहने पर हुस्ना हल्का सा शर्माई थी। शहर जिनके पास है, क्या वो शहर के वही शौहर हैं जिनसे इसका बचपन में निकाह हुआ था? हमदान ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, वही है। शुक्र है अल्लाह का, मैं बहुत परेशान थी इसके लिए, बहुत मासूम सी थी वो। हमदान ने मुस्कुराकर हुस्ना को देखा, जो अब अपनी चादर उतार कर दुपट्टा ओढ़ रही थी। मासूम का मुहाफिज अल्लाह होता है हुस्ना, वो इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देता। हुस्ना ने हाँ में सर हिलाया और इसके पास आकर बैठ गई। हमदान ने साइड दराज से एक कागज निकाल कर इसके सामने किया। ये तुम्हारे लिए। क्या है इसमें? खुद देख लो। हुस्ना ने बेचैनी से वो कागज पकड़कर खोला तो देखा वो किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म था। न जाने क्यों इसे देखकर हुस्ना की आंखें नम हुई थीं। बहुत शुक्रिया आपका। फिर से कहा था ना, शौहर का शुक्रिया अदा नहीं करते, इससे पूरे हक से मांगते हैं और इसके हकूक का भी ख्याल रखते हैं। इतना कहकर हमदान ने प्यार से इसके गाल पर अपने होंठ रखे तो हुस्ना खुद में ही सिमटी थी। मैं चाय बनाऊं आपके लिए? हुस्ना की घबराहट देखकर हमदान मुस्कुरा दिया। हाँ ले आओ, लगता है इसी से काम चलाना पड़ेगा। हमदान ने मायने खेजी से कहा था। वो जल्दी से वहां से चली गई, जबकि इसके इस तरह से भागने पर हमदान मुस्कुराए बगैर न रह सका। सुलेमान साहब की मौत का वो वाकया गुजरे 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका था। साहिर दोबारा से अपना बिजनेस संभाल चुका था और तानिया बेगम तो इद्दत भुलाकर इनकी मौत के पहले हफ्ते ही वहां से चली गई थी। सहर बीजान का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, जो बेटे की मौत का गम भुला नहीं पा रही थी, और साहिर जी जान से ज्यादा सहर का ख्याल रखता था। वही सब हो रहा था जो सहर की दादी ने कहा था। साहिर अपनी सहर की हर खुशी का ख्याल रखता, इसे अपनी मताए जान की तरह रखता था। सहर बीबी, आपसे कोई मिलने आया है। सहर, जो इस वक्त बीजान के कमरे में इन्हें सूप पिला रही थी, मुलाजमा की बात पर हैरान हो गई। आखिर कौन था जो सहर से मिलने आया था? कौन है? पता नहीं बीबी जी, बस आपसे मिलना चाह रहे हैं। सहर ने हाँ में सर हिलाया और अपना दुपट्टा ठीक करते हुए उठकर कमरे से बाहर लाउंज में आई। जी कहिए। सामने मौजूद शख्स की कमर को देखते हुए सहर ने कहा, लेकिन जब वो शख्स मुड़ा तो सहर का खौफ से सांस सीने में अटक गया। फरहाद चचा। इससे पहले कि वो भागकर बीजान के आगोश में छुप जाती, फरहाद आगे बढ़ा और इसके कदमों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। सहर हैरत से इसे देख रही थी जब फरहाद ने अपने कांपते हाथ उठाए और सहर के सामने जोड़ दिए। माफ कर दो बेटा, मुझे खुदा के लिए माफ कर दो। बहुत बड़ा गुनाह किया था मैंने, अपने लालच में आकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। फरहाद ने अब अपने हाथ सहर के पांव पर रख दिए तो सहर जल्दी से इससे दूर हुई। अपने जिस बेटी की शादी के लिए मैंने तुम्हें बेचा था, जिसकी खातिर तुम्हारा सौदा करके मैंने इसकी खुशियां खरीदी थी, वो चंद दिन पहले ही इसके शोहर ने इसे इस जहेज के साथ जिंदा जला दिया, मार दिया मेरी बच्ची को। इतना कहकर फरहाद चीख चीख कर रोया था और सहर बस नम आंखों से इसे देखे जा रही थी। मैंने ये क्यों ना सोचा कि किसी की बेटी को बेचकर अपनी बेटी की खुशियां कैसे खरीद सकता हूँ।
गुनाह तो मेरा था, सजा इसे क्यों मिली अल्लाह, सजा इसे क्यों मिली। फरहाद अपने अब अपने हाथ सर पर मार कर रो रहा था। फिर इसने शहर को देखकर वापस इसके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर दो। शहर कुछ देर तो रोते हुए इस तबाह शख्स को देखती रही जिसने इस मासूम का सौदा किया था, लेकिन वो इसे क्या सजा देती। कुदरत ने तो इसकी जिंदगी इसके लिए सजा बनाई थी। मैंने आपको माफ किया चचा, माफ किया। शहर की बात पर फरहाद वहां बैठकर रोता रहा। फिर उठकर इसने अपने कांपते हाथ शहर के सर पर रखे। खुदा तुम्हें ढेरों खुशियां दे मेरी बच्ची। फरहाद इतना कहकर वहां से चला गया तो शहर अपने आंसू पोंछते हुए मुड़ी, लेकिन सामने बीजान को देखकर अपना सर झुका गई। शहर मेरा बच्चा, कौन था ये शख्स और क्या कह रहा था ये? शहर इनके सवाल पर पहले तो घबराई, लेकिन फिर इन्हें सारी बात सच सच बता दी। यहाँ आओ मेरा बच्चा, मेरी बात सुनो। बीजान ने इसे अपने पास बुलाया तो वो इसके सामने बैठकर अपना सर इनकी गोद में रख गई। तुम्हारा ज़र्फ बहुत बड़ा है शहर, कि तुमने यूं ही अपने इतने बड़े गुनाहगार को माफ कर दिया। बीजान इसके बाल सहलाते हुए नरमी से कह रही थी। साहिर तुम्हारा शोहर है मेरा बच्चा। जानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है इसने, लेकिन अब वो चाहता है मोहब्बत से अपने हर गुनाह की तलाफी करना। तुम्हारा हर गम मोहब्बत से भरना चाहता है शहर, तो तुम्हें भी इसे एक मौका देना चाहिए ना। शहर बस इनकी बातें खामोशी से सुन रही थी। दोगी इसे ये मौका शहर? बीजान ने इसकी थोड़ी से इसका चेहरा उठाकर अपने सामने किया। बोलो शहर, दोगी इसे ये मौका? शहर ने नम आंखों से हाँ में सर हिलाया तो बीजान ने मुस्कुरा कर इसके माथे पर अपने होंठ रखे थे। अब शहर ने भी सोच लिया था कि वो अपने शोहर की हर खता को दिल से माफ करके इसकी मोहब्बत को कबूल कर लेगी। हाँ, शहर मोहब्बत के बदले अपने दिल का सौदा करने के लिए तैयार थी। हुस्ना कॉलेज के बाहर खड़ी हमदान का इंतजार कर रही थी। वैसे तो हमदान हर रोज जल्दी आ जाता था, लेकिन आज शायद वो किसी काम में मसरूफ था जो अभी तक नहीं आया था। बहुत ज्यादा नाराज हो जाऊंगी इनसे, इतना इंतजार करवाया मुझे, बात भी नहीं करूंगी। हुस्ना भुनाते हुए कह रही थी। इतना अरसा हमदान के साथ रहकर इसकी नरमी और मोहब्बत को देखते हुए वो खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगी थी। इसकी शरारती बातें याद करके वहां खड़ी हुस्ना मुस्कुरा दी, लेकिन तभी एक गाड़ी अचानक इसके सामने आई और किसी ने खींच कर इसे गाड़ी में डाला और गाड़ी फौरन से चल दी। छोड़ो मुझे हमदान, हुस्ना ने चिल्लाना चाहा, लेकिन किसी ने इसके मुंह पर एक रुमाल रखकर इसकी चीखों का गला घोंटा था। तुम्हें क्या लगा था हुस्ना बाई, अपनी इस जिंदगी में हमेशा खुश रहोगी? हा हा हा। नहीं हुस्ना बाई, कोठे की रौनक कभी भी किसी की इज्जत नहीं बनती, इसे लौटकर इसी गंद में जाना होता है। अपने कान के पास गुलनाज बाई की आवाज सुनकर हुस्ना की रूह तक कांप गई। इसने मुजाहमत करना चाही, लेकिन रुमाल पर लगी दवाई के जेरे असर वो बेहोश हो चुकी थी। गायब होते जहन में आखिरी ख्याल हमदान का था। साहिर को ऑफिस से घर आते काफी टाइम हो गया था, क्योंकि ऑफिस में काम बहुत था, इसलिए घर आकर बीजान और शहर को डिस्टर्ब ना करने के ख्याल से वो सीधा अपने कमरे में चला गया। साहिर ने लाइट ऑन की और गहरा सांस लेकर बेड पर बैठते हुए अपने जूते उतारने लगा। तभी शहर खाने की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई। साहिर इसको देखकर ठिठक गया, क्योंकि इस वक्त वो सुर्ख रंग के शॉर्ट फ्रॉक और कैपरी में मलबूस दुपट्टा कंधों पर फैलाई बहुत ही ज्यादा हसीन लग रही थी, जबकि लंबे बालों को इसने कमर पर खुला छोड़ रखा था। आपका खाना? शहर ने साइड टेबल पर खाना रखते हुए आहिस्ता से कहा और साहिर के सामने खड़े होकर अपने हाथ मसलने लगी, जबकि साहिर अभी भी बहुत इसे हैरत से देख रहा था। आज जान लेने का इरादा है क्या? साहिर ने इसके हसीन सरापे को देखते हुए शरारत से कहा। जी? शहर ने घबरा कर पूछा तो साहिर कहकहा लगाकर हंस दिया और खड़े होकर इसके हाथ अपने हाथों में थाम लिए। मतलब ये कि आज इस कदर हसीन लगकर मेरे दिल पर बिजलियां गिराने का क्या मतलब समझूं मैं? साहिर के सवाल पर शहर का सर शर्म से झुक गया। हाथ साहिर के हाथों में कपकपा कर इसकी घबराहट को वाजिया कर रहे थे। ये कि मैं आपको मौका देने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ भूलकर आपके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ। शहर ने सर झुकाकर आहिस्ता से कहा। इससे पहले कि शहर को कुछ समझ आता, साहिर इसे अपनी बाहों में उठाकर बहुत जोर से अपने सीने में भींच चुका था। शुक्रिया शहर, बहुत ज्यादा शुक्रिया मेरी जान, तुमने मुझे दिल से माफ करके मेरी मोहब्बत को मान बख्श दिया। साहिर की शिद्दत पर शहर मजीद घबरा कर खुद में सिमटी थी। साहिर? जी शहर का साहिर। साहिर ने इसके कान की लू को चूमते हुए बहुत मोहब्बत से कहा तो साहिर की हथेलियां पसीने से नम हो गईं। खाना खा ले साहिर, ठंडा हो रहा है। शहर ने इसका ध्यान बटाना चाहा, जो अब किसके बालों में चेहरा छुपाता मदहोश हो रहा था। आज तो सांस लेने की भी फुर्सत ना रहे मुझे मेरी जान, बहुत मिन्नतों के बाद तो मुझे मिली हो शहर। अब बस मुझे तुम्हें अपनी मोहब्बत से बावर करवाना है। इतना कहकर साहिर ने इसे बाहों में उठाया और बेड पर ले गया। साहिर? शहर ने घबरा कर इसे पुकारा था। जी शहर का साहिर। साहिर ने फिर से बहुत मोहब्बत से कहा तो शहर खुद में ही सिमट गई। इसको यूं शर्माता देख साहिर मुस्कुरा दिया और इसका चेहरा प्यार से अपने हाथों में थामा। तुमने मुझे माफ किया ना शहर, मेरा हर सितम भुला दिया।
साहिर के पूछने पर सहर ने हाँ में सर हिलाया। शुक्रिया मेरी जान, मुझे मेरी हर खामी के साथ अपनाने का शुक्रिया। इतना कहकर साहिर इस पर झुकता चला गया और सहर ने भी खुद को इसकी मोहब्बतों के सुपुर्द कर दिया। इनके इस हसीन मिलन पर तारों भरी रात भी खुशी से मुस्कुरा दी। हुस्ना को होश आया तो इसने अपने आप को एक अंधेरे कमरे में पाया। सर बुरी तरह से चकरा रहा था। फिर हर चीज याद करके हुस्ना जल्दी से उठी और दरवाजा खटखटाने लगी। छोड़ो मुझे, जाने दो गुलनाज भाई, कुछ तो खुदा का खौफ करो तुम। हुस्ना ज़ारों की तार रोते हुए कह रही थी, माँ जो हर औलाद के लिए एक नेमत होती है, इसकी जन्नत होती है, हुस्ना की जिंदगी ही जहन्नुम बना चुकी थी। हुस्ना को हमदान का ख्याल आया। प्लीज हमदान, मुझे बचा ले इस सब से, हुस्ना ने रोते हुए कहा और अपने घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी दरवाजा खुला और एक आदमी मूंछों को ताव देते हुए कमरे में दाखिल हुआ। वाह, सही सही कहा था गुलनाज बाई ने, तू तो सच में कमाल का हुस्न रखती है। इसने आगे होकर हुस्ना का गाल छूना चाहा तो हुस्ना ने इसका हाथ झटक कर इसे धक्का दिया और उठकर कमरे से बाहर भाग गई। वो इस घटिया जगह से दूर जाना चाहती थी। अचानक ही किसी ने हुस्ना का हाथ पकड़ा और इसे खींचकर एक थप्पड़ मारा। हुस्ना ने हैरत से अपनी माँ को देखा। तुझे क्या लगा कि इतनी आसानी से जान छूट जाएगी तेरी? नहीं हुस्ना बाई, तू एक तवाइफ है और वही बनना तेरा मुकद्दर है। गुलनाज ने हुस्ना का चेहरा अपने हाथ में दबोच कर कहा। नहीं, जाने दे मुझे, कैसा कर सकती हैं आप मेरे साथ ऐसा? बेटी हूं मैं आपकी, हुस्ना ने इसे रोते हुए दुहाई दी थी। हाँ हाँ हाँ, बेटी तो तू है, वो बेटी जिसके पैदा होने पर मैंने सोचा था कि मेरा कारोबार बढ़ाने का सामान बनेगी। तो लेकिन तुझे इज्जत का जुनून चढ़ा था ना, अब भुगत। इतना कहकर गुलनाज बाई ने हुस्ना को इस आदमी की तरफ धकेल दिया जो इसे खींचते हुए कमरे में ले जाने लगा। इस आदमी ने हुस्ना को बिस्तर पर फेंका और गिरने वाले अंदाज में इसके वजूद पर हावी हुआ। तभी बाहर से काफी ज्यादा शोर सुनाई देने लगा, लेकिन वो शख्स हर चीज को नजरअंदाज किए इस पर हावी हुआ था। हुस्ना ने बेबसी से अपनी आंखें मींच लीं और कसम खाई कि इस जिल्लत को सहने से बेहतर वो अपनी जान ले लेगी। अचानक ही इस शख्स का वजूद हुस्ना पर से गायब हो गया तो हुस्ना हैरत से आंखें खोले हमदान को देखने लगी, जो इस शख्स को जोरदार मुक्कों से मारने लगा। छुआ कैसे मेरी बीवी को तूने कमीने, जान ले लूंगा मैं तेरी। हमदान इस शख्स को मारता जा रहा था। अगर पुलिस वाले इसे न छुड़ाते तो शायद वो इसे मार ही देता। हुस्ना पर नजर पड़ते ही हमदान इसके पास आया और इसे खींचकर खुद में छुपा लिया। अपने शोहर का सहारा मिलने पर हुस्ना फूट फूट कर रो दी थी। मेरी जान, सब ठीक है, मैं आ गया हूं ना, हमदान ने इसके बाल चूमते हुए कहा और इंस्पेक्टर की जानिब मुड़ा। इंस्पेक्टर, मेरी बीवी का ये हाल करने वाले सारी जिंदगी जेल से नहीं निकलने चाहिए। आप फिक्र मत करें सर, ऐसा ही होगा। हमदान ने हाँ में सर हिलाया और हुस्ना को लेकर वहां से आ गया। घर आकर इसने नौकरानी से कहकर हुस्ना के कपड़े बदलवाए, क्योंकि खुद तो वो अभी भी सख्ते के आलम में थी। हुस्ना मेरी जान, मुझे देखो, सब ठीक है, हमदान ने इसका चेहरा अपनी तरफ करके कहा। इसने मुझे यहाँ छुआ हमदान, बहुत गंदा लग रहा है अपना आप, हुस्ना ने अपने गले की जानिब इशारा करके कहा। हमदान ने खींचकर इसे अपने सीने से लगाया था। नहीं मेरी जान, ऐसा मत करो, नहीं मेरी जान, ऐसा मत कहो, तुम पकीज़ा हो, बहुत पकीज़ा, क्योंकि तुम्हें अच्छे और बुरे में फर्क पता है। गुनाह से भागना जानती हो तुम, और ऐसा इंसान कभी भी नापाक नहीं होता। हमदान ने इसका चेहरा हाथों में थाम कर बहुत मोहब्बत से कहा। हमदान, अगर वो मेरी इज्जत को खराब कर देता तो क्या फिर भी आप मुझे अपना लेते? हुस्ना ने दिल में उठता सवाल किया। तुम बीवी हो मेरी हुस्ना, हमारा ताल्लुक सिर्फ इस दुनिया में ही नहीं दूसरे जहान में भी है, और कुछ भी हो जाए इस ताल्लुक को खुदा के सिवा कोई नहीं तोड़ सकता। हमदान की बात पर हुस्ना रोते हुए इसके सीने से लग गई। मुझसे कभी नफरत मत करिएगा हमदान, कभी मुझे गलत मत समझिएगा। कभी नहीं हुस्ना, कभी भी नहीं, हमदान ने इसे खुद में भींचते हुए कहा और सुकून से अपनी आंखें मूंद गया। इसकी मोहब्बत इसके पास थी, बिल्कुल महफूज, और यह एहसास इसके लिए बहुत ज्यादा कीमती था। सहर की आंख फजर के वक्त खुली तो इसने अपने आप को साहिर की आगोश में पाया। रात का गुजरा हर पल याद करके वो शर्मा के खुद में ही सिमटी थी। इसके शोहर ने अपने हर अमल, अपने हर जुमले से इसे बावर करवाया था कि वो इसके लिए किस कदर कीमती है। सहर ने उठने की कोशिश की तो साहिर की पकड़ इस पर मजीद मजबूत हो गई। साहिर, छोड़े ना, मुझे नमाज पढ़नी है, सहर ने घबरा कर कहा तो साहिर ने मुस्कुराकर इसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे थे। और नमाज पढ़कर दुआ में क्या मांगोगी तुम? जो चाहा था वो तो हम दोनों को मिल गया। साहिर की आवाज में मोहब्बतों का समंदर मौजूद था। मैं इसके मिलने पर खुदा का शुक्र अदा करूंगी, सहर ने मुस्कुरा कर कहा। साहिर ने इसका माथा चूमा और खुद भी उठ बैठा। फिर ये शुक्र तो मुझे भी अदा करना चाहिए, क्योंकि मेरी ये मोहब्बत मुझे मेरे गुनाहों के बावजूद मिल गई सहर, और ये सिर्फ तुम्हारी दुआओं का नतीजा है। सहर इसकी बात पर शर्माई और उठकर वॉशरूम में बंद हो गई। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो साहिर भी नहाने चला गया। इन दोनों ने मिलकर नमाज अदा की और खुदा का शुक्र अदा किया, जो अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। इतना मेहरबान कि हजार खताओं की तौबा दो सच्चे आंसू गिरने पर ही कबूल हो जाती है।
2 साल बाद शहर के यहाँ एक बहुत ही प्यारी सी बेटी की पैदाइश हुई थी जो बिल्कुल शहर जैसी थी। साहिर तो अपनी छोटी सी जान पर फिदा हुए जा रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि पूरी दुनिया में मिठाइयाँ बांटता फिरे। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अपने चचा पर चली गई है। हमदान ने इस छोटी सी गुड़िया को देखते हुए कहा। खबरदार, नाक देखिए अपनी, बिल्कुल मरी हुई छिपकली लगती है। मेरी गुड़िया 1% भी तुम पर नहीं परछाई है वो मेरी शहर की। साहिर ने फौरन इसे डपट कर कहा तो हमदान कहकहा लगाकर हंस दिया। भाई क्या करें, अब हर कोई साहिर खान जैसा हसीन और जमील तो नहीं होता ना। अब मेरी तो बस एक ही उम्मीद है कि सारे बच्चे हुस्ना पर जाएं तो ही प्यारे होंगे। इस बात पर शहर भी हंसती जो अभी अभी हॉस्पिटल में थी और अपनी छोटी सी गुड़िया को बाहों में उठाए देख रही थी। तुम दोनों कब बच्चों का सोचोगे? बीजान के सवाल पर हुस्ना शर्म से लाल हुई थी। अरे अभी कहाँ मुझ गरीब की सुनी जाएगी बीजान, पहले बेगम साहिबा की पढ़ाई तो खत्म हो ले। इनसे पूछें, अभी भी यही कहेंगी कि दूध पीती बच्ची हूँ। हमदान ने हुस्ना को देखते हुए शरारत से कहा तो वह इसे बुरी तरह से घूरने लगी। सुधर जाओ, तुम बहुत परेशान करते हो मेरी प्यारी सी बच्ची को। बीजान ने हुस्ना को गले से लगाते हुए कहा। इस प्यारी सी बच्ची को अब बड़ा करना ही पड़ेगा, हमदान ने आहिस्ता से कहा और हुस्ना को देखकर मुस्कुरा दिया जो हंसते हुए शहर से बातें कर रही थी। मजीद 6 साल बाद शहर कमरे में आई तो कमरे का सत्यानाश हुआ देखकर अपना सर पकड़कर बैठ गई। साहिर की लाडली सिला साहिबा को पेंटिंग का बहुत शौक था और इसी शौक के जेरे असर अब पूरे कमरे में रंग हर चीज पर लगे हुए थे। सिला सिला, ये क्या किया आपने? शहर ने इसे घूरते हुए कहा तो सिला ने मासूमियत से अपने खूबसूरत निगाहों से शहर को देखा। ड्राइंग की है मामा, ये मैं हूँ, ये पापा और ये आप। सिला ने कागज की जानिब उंगली करते हुए कहा। ड्राइंग आपने पेपर पर बनाई है या फर्नीचर पर? अब देखो सारा रूम गंदा हो गया है, लेकिन आपको कुछ कहेंगे तो आपके बाबा जानी मुझे डांटने लग जाएंगे। शहर ने मुंह बनाकर कहा क्योंकि वो साहिर को कमरे में आते हुए देख चुकी थी। ये तो सरासर इल्जाम है मुझ पर भाई, मैं तो अपनी किसी भी जान को डांटना गुनाह समझता हूँ। साहिर ने पहले शहर का और फिर सिला का सर चूमते हुए कहा। साहिर देखे ना इसने क्या हाल किया है रूम का। साहिर ने शहर की बात पर यहाँ वहां देखा। बेटा ड्रेसिंग पर कलर क्यों नहीं लगाया? देखो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। चलो जाओ इस पर भी लगा कर आओ। और सिला साहिर की बात मानते हुए फौरन ड्रेसिंग की जानिब ब्रश लेकर चली गई। आप भी ना साहिर, बिगाड़ देंगे इसे, शहर ने मुंह बनाकर कहा। हाँ बिल्कुल, जैसे तुम्हें बिगाड़ दिया है, साहिर ने इसकी नाक दबाकर कहा तो शहर खिलखिलाकर हंस दी। आज शाम तैयार रहना जान, हमदान और हुस्ना के शहरयार का तीसरा बर्थडे है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, अच्छा हुआ आपने याद करवा दिया, शहर ने हंसते हुए कहा तो साहिर ने आगे बढ़कर इसका गाल चुमा। मेरे बगैर क्या बनेगा तुम्हारा? इतना कहकर साहिर ने अपनी नाक इसकी नाक से रगड़ी। मामा पापा, मैंने कुछ नहीं देखा। सिला की आवाज पर जहां शहर शर्म से सुर्ख हुई थी वहां साहिर कहकहा लगाकर हंस दिया और इनको यूं हंसता मुस्कुराता देख जिंदगी भी मुस्कुरा दी। बेशक गम की रात के बाद खुशियों भरी सुबह जरूर आती है।